गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले वीडियो में व्यष्टि अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक तटस्थ वक्र के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि तटस्थ वक्र किसे कहा जाता है और उदासीनता मानचित्र किसे कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम तटस्थ वक्रों की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सही मायने में जब तक तटस्थ वक्रों की विशेषताएं नहीं पता चलती है, करेक्टिसिटीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व जब तक हमको नहीं पता चलता है, तो तटस्थ वक्र के चैप्टर को पूरी तरह से समझ पाना संभव नहीं है, क्योंकि जो ये विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं पर आधारित कई आगे जैसे उपभोक्ता का संतुलन है, कीमत प्रभाव है, आय प्रभाव है, हिग्स की विधि, स्लास्की की विधि, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है तटस्थ वक्र की विशेषताओं पर। इसलिए आज के इस टॉपिक में हम तटस्थ वक्र की विशेषताओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सामान्य रूप से तटस्थ वक्र की विशेषताएं 8, 10, 11 के आसपास है, तो हम एक एक विशेषताओं को लेंगे और उसको प्रूव करेंगे। उसके बाद हम दूसरी विशेषता को लेंगे। तो पहली देखिए, तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। पहली विशेषता, तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। तो देखिए, हमारे पास जो ढाल है वो ढाल हम देखते हैं, एक ऐसा ढाल हो सकता है। कौन कौन से ढाल हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे ऋणात्मक ढाल की। देखिए, ढाल हमारे पास क्षैतिज हो सकता है, ढाल हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ढाल हमारे पास पॉजिटिव हो सकता है और ढाल हमारे पास नेगेटिव हो सकता है। अब देखिए, तटस्थ वक्र का ढाल हमेशा नेगेटिव ही क्यों होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए, देखिए यहां x वस्तु a बिंदु, ये b बिंदु, यहाँ x वस्तु x1, y वस्तु x वस्तु x2, इस पर y वस्तु y1 और y वस्तु y2। तो a संयोग पर ox1 प्लस ox2 है, ox1 प्लस oy1 है, a संयोग। और b संयोग पर x वस्तु x2 है, y वस्तु y2, दोनों वस्तु ज्यादा है, तो संतुष्टि किस पर ज्यादा होगी? b पर ज्यादा संतुष्टि होगी। तो हम बोलेंगे क्या, देखिए हमने ये बोला था कि उदासीनता वक्र वह वक्र है जिसके हर बिंदु पर उपभोक्ता की संतुष्टि बराबर होती है। अब यहाँ देखिए, a बिंदु पर संतुष्टि कम है, b पर ज्यादा है, क्योंकि a पर x वस्तु भी कम है, y वस्तु भी कम है, b पर x वस्तु भी ज्यादा है और y वस्तु भी ज्यादा है, तो संतुष्टि a पर कम होगी, b पर ज्यादा होगी। इसका मतलब दोनों पर संतुष्टि बराबर नहीं है, और दोनों पर संतुष्टि बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे ये तटस्थ वक्र नहीं हो सकता, क्योंकि तटस्थ वक्र या उदासीनता वक्र वह वक्र होता है जिसके हर बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। तो ए वाला वक्र उदासीन, ये जो हमने वक्र लिया पी वक्र उदासीनता वक्र नहीं हो सकता। अब हम क्यू की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ y वस्तु मान लीजिए y1 है ए बिंदु पर और x वस्तु x1 है, और b बिंदु पर जाएंगे तो x वस्तु x2 है। तो देखिए, पहले a बिंदु पर है oy1 प्लस ox1 और b पर है oy1, तो उतना ही, पर x वस्तु ज्यादा है, तो ये b पर संतुष्टि क्या होगी? a से ज्यादा होगी। देखिए, a बिंदु पर x वस्तु x1, y वस्तु है y1, b पर x वस्तु ज्यादा है, y वस्तु तो उतनी की उतनी, y1 बराबर है, पर x वस्तु ज्यादा है, तो x वस्तु ज्यादा है तो यहाँ संतुष्टि क्या होगी? ज्यादा होगी। संतुष्टि ज्यादा होगी तो ये भी उदासीनता वक्र नहीं हो सकता, क्योंकि a पर संतुष्टि से b पर संतुष्टि ज्यादा है, यहाँ पर भी a से b पर संतुष्टि ज्यादा है। तो जो कि संतुष्टि में अंतर है, तटस्थ वक्र के हर बिंदु पर संतुष्टि बराबर होती है, यहाँ संतुष्टि में अंतर है, इसलिए हम कहेंगे कि ये भी तटस्थ वक्र नहीं हो सकता। ये R हम लेते हैं, ये S लेते हैं, S को हम डिस्कस करते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे। S बिंदु मान लीजिए x वस्तु है x1 A बिंदु पर और y वस्तु है y1, और B बिंदु पर क्या है? y वस्तु है y2, ये B बिंदु। तो यहाँ देखिए, O A बिंदु पर है ox1 प्लस oy1 A बिंदु पर, और B बिंदु पर क्या है? x वस्तु तो उतनी की उतनी है, पर y वस्तु पहले की तुलना में ज्यादा है, y वस्तु ज्यादा है तो इस पर संतुष्टि क्या होगी? b पर ज्यादा होगी। तो संतुष्टि b पर ज्यादा है a से, तो इसका मतलब लंबवत भी उदासीनता वक्र नहीं हो सकता, क्योंकि उदासीनता वक्र की मूलभूत विशेषता यह है कि उदासीनता वक्र के हर बिंदु पर संतुष्टि बराबर होती है। यहाँ b पर संतुष्टि ज्यादा है, क्योंकि b पर x वस्तु तो उतनी की उतनी है, y वस्तु पहले की तुलना में ज्यादा है। मान लीजिए ये हमारे पास है √t x वस्तु और ये y वस्तु है चावल,
यहाँ क्या देखिए, यहाँ मान लीजिए 2 रोटी और 2 प्लेट चावल है, यहाँ 2 रोटी के साथ 4 प्लेट चावल है, तो बी वाली हमको ज्यादा संतुष्टि देगा। भले हम 2 रोटी और 2 चावल ही खाएं, बची हुई 2 प्लेट चावल है हम किसी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं। तो हमको अगर पूछा जाए तो हम बी ही लेना पसंद करेंगे। अगर दोनों में से ए और बी में से हमसे कोई चीज पूछी जाएगी तो हम बी लेना पसंद करेंगे, क्योंकि बी पर संतुष्टि ज्यादा है ए की तुलना में। तो इसका मतलब है कि तटस्थ वक्र का ढाल पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये ढाल धनात्मक है। धनात्मक क्यों है कि x बढ़ती है तो y भी बढ़ती है, तो धनात्मक नहीं हो सकता। इस ढाल को हम बोलते हैं क्षैतिज ढाल, इस ढाल को बोलते हैं क्षैतिज ढाल। तो क्षैतिज भी नहीं हो सकता, इसको धनात्मक ढाल बोलते हैं। ये भी नहीं हो सकता, इसको बोलते हैं लंबवत ढाल, ये भी नहीं हो सकता। यहां देखिए, यहां y वस्तु है y2 तो x वस्तु है x1 ये बिंदु, और y वस्तु x वस्तु बढ़ी तो y वस्तु घटी। तो यहां देखिए ओ y1 प्लस ओ y2 ए बिंदु पर x1 वस्तु है y2 वस्तु है, b पर x2 है और y1 है, तो यहां संतुष्टि बराबर हो सकती है। कैसे? मान लीजिए ये 100 रुपए का नोट है, एक है, यहाँ 100 रुपए का नोट 2 है, और ये 2 है और ये 4 है। तो यहां देखिए 100 रुपए का एक नोट और ये 4, तो यहाँ रुपए हुए 300। बी बिंदु पर ये है 2 और ये 200 और ये 50 का नोट है और ये 100 का नोट है, तो यहाँ वही 300। तो यहाँ संतुष्टि ए बराबर है, संतुष्टि ए बराबर है बी पर, क्योंकि यहां पर भी 300 रुपए, यहां पर भी 300 रुपए। तो यहां देखिए तटस्थ वक्र का ढाल धनात्मक नहीं हो सकता, क्षैतिज नहीं हो सकता, लंबवत नहीं हो सकता, केवल और केवल क्या हो सकता है? ऋणात्मक ही हो सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि तटस्थ वक्र का ढाल हमेशा ऋणात्मक होता है। पहली विशेषता हमने डिस्कस करी कि तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। दूसरी विशेषता देखते हैं। दूसरी विशेषता, तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं। दूसरी हम विशेषता डिस्कस करते हैं। तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं। देखिए सीमांत प्रतिस्थापन की दर गिरती हुई होती है, इसलिए मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं। मैंने आपको बताया भी था पहले जब उदासीनता वक्र पढ़ाया था, तो देखिए एक चाय है और दूसरा है पान और ये संतुष्टि। तो यहां मैंने आपको बताया था कि पान 20 खाता है, एक चाय पीता है, संतुष्टि x है, इसको बढ़ाता है तो इसको कम करता है, तो एक के लिए 5 पान त्यागता है, तीसरे चाय के कप के लिए 4 पान त्यागता है, चौथे चाय के कप के लिए वह 3 पान त्यागता है, 5वें चाय के कप के लिए वह 2 पान ही त्यागता है। यानी जैसे जैसे चाय की अतिरिक्त मात्रा उसके पास बढ़ती चली जा रही है, तो चाय की एक मात्रा की अतिरिक्त कप उसको कम संतुष्टि देता है, इसलिए वह पान पहले एक कप चाय बढ़ाने के लिए पान 5 त्यागने के लिए तैयार है, अगला एक कप उसके लिए कम वैल्यू रखता है, इसलिए 4 ही पान त्यागने के लिए तैयार है। यानी क्या है कि तटस्थ वक्र पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर गिरती हुई होती है, इसलिए मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। अब इसको देखिए, यहां देखिए x वस्तु के लिए हम बोल रहे हैं पहला x1, x वस्तु के लिए 2, x वस्तु के लिए x3, x वस्तु के लिए x4। तो यहां देखिए y का जो त्याग किया जाता है, पहले x वस्तु को x1 से x2 बढ़ाने के लिए a b त्याग किया जाता है, यह है 5। फिर x2 से x3 बढ़ाने के लिए इतना त्याग किया जाता है c d, मान लीजिए 4। फिर x3 से x4 बढ़ाने के लिए फिर त्याग कम किया जाता है e f, ये मान लो 3 त्याग किया, और फिर x5 बढ़ाने के लिए और त्याग कम करते हैं, दिख रहा है ये y1, y2, y3, y4, y5। तो यहां देखिए त्याग 5, 4, 3, 2 इस प्रकार से सीमांत प्रतिस्थापन की दर गिरती रहती है। ये देखिए 5, ये फिर 4, ये 3, ये दूरियां घटती हुई होती है। यानी ए बी दूरी बड़ी है सी डी से, सी डी दूरी बड़ी है ई एफ से, ई दूरी ई एफ बड़ी है जी एस से। यानी जो तटस्थ वक्र है
उस पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर गिरती हुई होती है, और जहां पर भी सीमांत प्रतिस्थापन की दर गिरती होती है वो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर कहा जाता है। इसको एक बार और आपको अच्छे से क्लियर करते हैं कि दो प्रकार के ढाल कहे जाते हैं मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर और नतोदर। तो यहां देखिए, इसको बोलते हैं उन्नतोदर, और इस प्रकार का हो अगर ढाल तो इसको बोलते हैं नतोदर। इसको क्या बोलते हैं? नतोदर। इसको बोलते हैं उन्नतोदर। तो देखिए, इसमें उन्नतोदर में क्या है? एक्स वस्तु 1, 2, 3, 4। एक्स वस्तु, पहले एक्स वस्तु की मात्रा x1 से x2 बढ़ाने के लिए y इतनी त्यागी, कितनी त्यागी? AB। फिर x3 करने के लिए y का इतना त्याग किया, CD। फिर x4 करने के लिए y का इतना त्याग किया, EF। ये दूरी गिरती हुई है, दूरी गिरती हुई है, 3 है तो ये 2 है, ये 1। इसमें आप देखेंगे तो उल्टा चलेगा, x वस्तु का x1 से x2 करने के लिए जो त्याग किया गया वो 1 का ही किया गया। फिर x3 करने के लिए त्याग पहले से ज्यादा हुआ है, देखिए। x4 करने के लिए त्याग पहले से और ज्यादा हुआ। तो यहां देखिए, यहां सीमांत प्रतिस्थापन की दर गिरती हुई है, यहां सीमांत प्रतिस्थापन की दर बढ़ती हुई है। तो हम ये बोलेंगे कि तटस्थ वक्र पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर गिरती हुई होती है, इसलिए मूल बिंदु के प्रति क्या होता है? उन्नतोदर होता है। तीसरी विशेषता हम लेंगे, तटस्थ वक्र का प्रत्येक बिंदु दो वस्तु के संयोग को बताता है। तीसरी हमने विशेषता लिखी, तटस्थ वक्र का प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के संयोग को बताता है। संयोग को बताता है। देखिए, आप कोई भी तटस्थ वक्र है, ये तटस्थ वक्र है, ये मान लीजिए हमारा IC1 वक्र है, तटस्थ वक्र। तो इसका P बिंदु ले लीजिए, Q बिंदु ले लीजिए, R बिंदु ले लीजिए, S बिंदु ले लीजिए। देखिए, यहाँ P पर X वस्तु है X1, Y वस्तु है Y5, Y4। इस पर X वस्तु है X2, Y वस्तु है Y3। इस पर X वस्तु है X3, Y वस्तु है Y2। इस पर X वस्तु है X4, Y वस्तु Y1। यानी इसका हर बिंदु, कोई भी बिंदु लेंगे तटस्थ वक्र का, उसमें दो वस्तु का संयोग बताएगा। ये तटस्थ वक्र है, मैंने ये बिंदु लिया, ये बिंदु लिया, तो X वस्तु इसमें X1 है, Y वस्तु Y1 है। यानी तटस्थ वक्र का प्रत्येक बिंदु दो वस्तु के संयोग को बताता है। वैसे भी तटस्थ वक्र की हम जब परिभाषा की बात करते हैं तो तटस्थ वक्र की परिभाषा में ये बताते हैं कि तटस्थ वक्र वह वक्र है जिसका प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताता है जिससे एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। समान संतुष्टि मिलने के कारण उपभोक्ता इन संयोगों के प्रति उदासीन रहता है, इस कारण इसे उदासीनता वक्र भी कहा जाता है। तो ये देखिए, बिल्कुल क्लियर है। अगली बात देखेंगे कि हम फोर्थ जो विशेषता है वो ये बोलते हैं कि तटस्थ वक्र किसी अक्ष को नहीं छूते हैं। हमने चौथी विशेषता लिखी, तटस्थ वक्र कभी भी किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करते। तो यहां देखिए, अगर मान लीजिए मैं ये तटस्थ वक्र है, ये तटस्थ वक्र है, मैंने ये तटस्थ वक्र बनाया और मैंने इसको इस अक्ष पे छुआ दिया, या IC1 बना दिया, या मैंने तटस्थ वक्र बना दिया ये IC2। तो देखिए, पहला तटस्थ वक्र में ये Y वस्तु है, ये X वस्तु, इसमें Y वस्तु है Y1, X A बिंदु पर Y वस्तु है Y1, X वस्तु 0, Y वस्तु है Y1, X वस्तु है 0, तो वस्तु एक ही रहेगी। जबकि तटस्थ वक्र का प्रत्येक बिंदु कितने वस्तु के संयोग को बताता है? दो वस्तु का। यहाँ X वस्तु शून्य हो गई, इसलिए तटस्थ वक्र नहीं हो सकता। यहाँ देखिए, X वस्तु हो गई X1, X वस्तु हो गई OX1, और Y वस्तु क्या हो गई? 0। तो यहां पर भी एक ही वस्तु रह गई। तो हमने क्या कहा है? तटस्थ वक्र की मूल विशेषता यह है कि तटस्थ वक्र का प्रत्येक बिंदु दो वस्तु के संयोग को बताता है। अगर किसी अक्ष पे, चाहे Y अक्ष पे टच कर जाए, चाहे X अक्ष पे टच कर जाए, अगर ये किसी अक्ष पे टच कर जाता है तो वस्तु की मात्रा एक ही रह जाती है, दो नहीं रहती है। तो ऐसी स्थिति में वो तटस्थ वक्र नहीं हो सकता। ये मांग वक्र हो सकता है, अन्य कोई वक्र हो सकता है, पर तटस्थ वक्र कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि तटस्थ वक्र
का प्रत्येक बिंदु मिनिमम दो वस्तु के संयोग को बताता है। यही कारण है कि तटस्थ वक्र कभी किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करते हैं। ये हमने डिस्कस किया। अब पांचवा देखिए, तटस्थ दो वस्तु के लिए बहुत सारे तटस्थ वक्र हो सकते हैं। दो वस्तु के संयोग के लिए कई सारे तटस्थ वक्र हो सकते हैं। ये हमने मान सकते हैं दो वस्तुओं के संयोग के लिए कई तटस्थ वक्र हो सकते हैं। ये और एक बात देखेंगे आपके, दो वस्तु के संयोग के लिए कई तटस्थ वक्र हो सकते हैं। मान लीजिए मैंने x वस्तु ली है रोटी और y वस्तु ली है सब्जी। तो घर में बहुत छोटा बच्चा है, उसको रोटी भी कम चाहिए, सब्जी भी कम चाहिए, इसको इतनी सी रोटी चाहिए। और उससे थोड़ा बड़ा बच्चा है, उसको रोटी भी ज्यादा चाहिए, सब्जी भी ज्यादा चाहिए। और घर में जो महिला है उसको उसकी तुलना में थोड़ी रोटी और सब्जी ज्यादा चाहिए, घर के पुरुष को और थोड़ी ज्यादा चाहिए। और मान लो कोई पहलवान आ गया, उसको रोटी सब्जी और ज्यादा चाहिए। तो देखिए दो वस्तु के संयोग रोटी और सब्जी के लिए, एक जो बच्चा छोटा है ए बी सी डी ई, उसको एक रोटी चाहिए, आधी प्लेट सब्जी चाहिए, x1 y1। उससे बड़ा बच्चा है, उसको 1.5 रोटी चाहिए, सब्जी 1 प्लेट चाहिए। घर में महिला, उसको 2 रोटी चाहिए, 1.5 प्लेट सब्जी चाहिए। पुरुष है, वो 4 रोटी खाता है, 2 प्लेट सब्जी खाता है। और पहलवान है, 50 रोटी खाता है और सब्जी भी 20 प्लेट खा जाता है। तो दो वस्तु के सहयोग के लिए अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से कई सारे तटस्थ वक्र हो सकते हैं। ये हमारे यहाँ क्लियर करने की बात थी। अगली बात देखिए, 6 जो है, तटस्थ वक्रों के ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि को बताता है, नीचा तटस्थ वक्र कम संतुष्टि को बताता है। छठा हम लिखते हैं, ऊंचा वक्र निचले वक्र की तुलना में अधिक संतुष्टि को बताता है। ये एक और डिस्कस करेंगे। देखिए, आप देखिए कि जितना वक्र ऊंचा होगा संतुष्टि उतनी ज्यादा होगी। जैसे IC1 है, IC1 है, ये IC2 है, ये IC3 है, ये IC4 है, ये IC5 है। तो यहां देखिए, ये मान लो, ये यहां देखिए, ये A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु ले लिया, D बिंदु ले लिया, E बिंदु ले लिया। तो यहां देखिए, A बिंदु पर X वस्तु X1 है, Y वस्तु Y1 है। इस पर जाएंगे तो X भी ज्यादा है, Y भी ज्यादा है, तो संतुष्टि भी ज्यादा होगी। इस पर X और ज्यादा है, Y और ज्यादा है, तो संतुष्टि और ज्यादा होगी। इस पर X वस्तु X4, Y वस्तु Y4, तो संतुष्टि और ज्यादा होगी। E बिंदु पर X वस्तु X5, Y वस्तु Y5, तो संतुष्टि ज्यादा होगी। तो क्लियर है कि तटस्थ वक्र जितना नीचा होगा संतुष्टि उतनी ही कम होगी, तटस्थ वक्र जितना ऊंचा होगा या उदासीनता वक्र जितना ऊंचा होगा उतनी ही संतुष्टि ज्यादा होगी। इसको हम ये कह सकते हैं, ऊंचा वक्र अधिक संतुष्टि को बताता है, नीचा वक्र कम संतुष्टि को बताता है। तो ये हमने छठी विशेषता डिस्कस करी कि ऊंचा वक्र अधिक संतुष्टि को बताता है, नीचा वक्र कम संतुष्टि को बताता है। इसके अलावा देखिए, तटस्थ वक्रों के मध्य दूरी बराबर होना जरूरी नहीं है। अब तक मैंने जितने भी चित्र बनाए जानबूझकर उसमें दूरी को मैं बराबर नहीं रख रहा था, ताकि ये क्लियर हो। तटस्थ वक्रों के मध्य दूरियां बराबर होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं होता। तो देखिए, ये जो तटस्थ वक्र है, इन तटस्थ वक्र, ये IC1 वक्र है, ये तटस्थ वक्र ये पास में हो सकती है IC2, ये थोड़ा सा दूर हो सकता है IC3, ये थोड़ा और पास हो सकता है IC4, ये और दूर हो सकता है IC5। तो यहां कहने का मतलब ABCDE, AB दूरी बराबर नहीं है BC के, BC बराबर नहीं है CD के, CD बराबर नहीं है DE के। यानी ये संयोग पर डिपेंड है
एक बच्चा है उसको कम चाहिए, x1 y1, उससे थोड़ा सा ज्यादा दूसरे बच्चे को चाहिए, पर उन दोनों से महिलाओं में थोड़ा सा खेप है। और घर घर का पुरुष महिला से मान लो आधी रोटी ही ज्यादा खाता है, और पहलवान है वो बहुत ज्यादा खाता है। तो ये दूरियां जो है वो बराबर होना जरूरी नहीं है, यहां हमको ये डिस्कस करना था। ठीक है, ये 7 विशेषताएं हो गई हमारी तटस्थ वक्रों की। 8वीं विशेषता देखिए, मूल रूप से तटस्थ वक्र चूड़ियों की भांति गोल होते हैं। तो देखिए, अगर तटस्थ वक्र को हम आगे बढ़ाएं, ये हमारा तटस्थ वक्र है IC1, इसको हम आगे बढ़ाएं तो ये चूड़ी की भांति क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। एक लिमिट से ज्यादा x वस्तु भी हमारे पास बढ़ जाएगी या लिमिट से ज्यादा y वस्तु भी हमारे पास बढ़ेगी तो हमारे को संतुष्टि बढ़ने वाली नहीं है। तो एक ये देखिए, ये हमारा आर्थिक संयोग है। इसके बाद अगर x वस्तु बढ़ती है तो संतुष्टि नहीं बढ़ेगी, या y वस्तु भी बढ़ती है तो संतुष्टि नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए हम केवल इसको इतना ही पाठ करते हैं। अगर फिर भी हम इसको आगे बढ़ाना चाहें तो ये चूड़ियों की भांति क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। इसके अलावा 9वीं विशेषताएं देखेंगे। नब्बे विशेषता, दो तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। देखिए, मैं करके बताता हूं। ये IC1 वक्र, या IC2 वक्र, मान लो ये A बिंदु है, ये B बिंदु, ये B बिंदु और ये C बिंदु। A बिंदु पर X वस्तु है X1, Y वस्तु है Y3, B बिंदु पर X वस्तु X2, Y वस्तु Y2 और C बिंदु पर Y वस्तु Y1। देखिए, हमको ये सिद्ध करना है कि दो तटस्थ वक्र आपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटते। तो हमने क्या किया, ये दो तटस्थ वक्र लिए IC1 और IC2 और काट के देखा। अगर ये काट सकते होंगे तो प्रूव हो जाएगा काट सकते हैं। तो हम देखेंगे कि काट सकते हैं या नहीं काट सकते हैं। तो देखिए, हम इसको करते हैं, A व C दोनों तटस्थ वक्र, A और C IC1 पर स्थित है। अतः संतुष्टि बराबर होगी, क्योंकि एक ही तटस्थ वक्र पर संतुष्टि बराबर होती है। तो देखिए, IC1 पर हम ले A बिंदु पर संयोग है O Y3 प्लस X वस्तु है X1, ये A बिंदु का है। C बिंदु पर Y वस्तु Y1 है, X वस्तु X2 है C बिंदु पर। ये समीकरण है, क्योंकि देखिए A और C दोनों IC1 पर है तो यहां पर संतुष्टि बराबर होगी। इसी प्रकार से A व B दोनों IC2 पर है, अतः संतुष्टि बराबर होगी। दोनों IC2 पर है, A और B। देखिए, ये भी ये वाला वक्र है IC2, इस पे ये A बिंदु, ये IC2 और ये IC2। ये देखो, A बिंदु पर Y वस्तु है Y3, X वस्तु है X1, ये कौन सा बिंदु है, A। और B बिंदु पर Y वस्तु है Y2, X वस्तु है X2, दोनों पे संतुष्टि बराबर है। अब देखिए, A बराबर होता है B के और A बराबर होता है C के, तो B बराबर क्या होता है, C। तो समीकरण 1 में और 2 में बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 में दायां पक्ष बराबर है, अतः बायां पक्ष भी बराबर होगा।
तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो ये लिख सकते हैं OY1 प्लस OX2 बराबर होना चाहिए OY2 प्लस OX2 के। ये इसके बराबर है, इसको A माने, ये C, A बराबर B, तो B बराबर क्या होगा C, तो हमने B बराबर C लिखा। तो OX2 से OX2 कटा, OY1 बराबर नहीं है OY2 के, अतः सिद्ध हुआ दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते। तो ये बात हुई तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। अगर ये बराबर होता तो दोनों काट सकते थे, पर ये एक नहीं बराबर है, इसका मतलब दोनों तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते। अब देखिए इसके बाद करते हैं कुछ परिस्थितियों में तटस्थ वक्र का आकार भिन्न भी हो सकता है। कुछ परिस्थिति में तटस्थ वक्र का आकार भिन्न भी हो सकता है, जैसे देखिए नंबर 1 पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुएं। पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं से तात्पर्य जब वस्तु एक के स्थान पर दूसरी काम आती है तो उसको प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। जैसे हम चाय के स्थान पर कॉफी पी सकते हैं, कचौड़ी के स्थान पर समोसा खा सकते हैं, प्रतिस्थापन है। शर्ट के स्थान पर टी शर्ट पहन सकते हैं, ये प्रतिस्थापन है। मैं मार्कर बोर्ड के स्थान पर चौक वाले बोर्ड पर लिख सकता हूँ, ये प्रतिस्थापन है। रोटी के स्थान पर मैं चावल खा सकता हूँ। बहुत सारी ऐसी प्रतिस्थापन वस्तुएं। अगर वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन हो, जैसे मान लो एक व्यक्ति को 5 कप चाहिए, चाहे चाय दे दीजिए चाहे कॉफी दे दीजिए, तो यहां देखिए कॉफी, चाय, संतुष्टि, प्रतिस्थापन की दर। मान लीजिए एक व्यक्ति को एक कॉफी पीता है, 4 चाय पीता है, संतुष्टि x है। अब कॉफी 2 कर दी, चाय 1 घटा दी, तो संतुष्टि वही है क्योंकि उसको बराबर लगती है। कॉफी को 3 कर दिया, चाय को 2 कर दिया, तो संतुष्टि वही है उसके लिए। और कॉफी 4 करने पर चाय 1 कर दी, संतुष्टि। तो यहाँ क्या देखिए, अगर वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन हो तो यहाँ प्रतिस्थापन की दर क्या होगी, स्थिर होगी, गिरती हुई नहीं होगी। तो तटस्थ वक्र किस प्रकार का होगा, तटस्थ वक्र 45 डिग्री पर गिरती हुई रेखा होगा IC1। तो यहाँ देखिए जितनी x वस्तु को बढ़ा रहे हैं उतनी ही y घटेगी। x वस्तु x1 से x2, x वस्तु x1 से x3, फिर x4, फिर x5। तो यहां देखिए y वस्तु का जो त्याग करता है वो त्याग हर बार बराबर होता है। ये y1, y2, y3, y4, y5, ये त्याग वही है। देखो 1 1 1 A B C D, ये EF, ये GH, ये दूरियां बराबर है सीमांत प्रतिस्थापन की दर। तो AB बराबर है BC के, AB बराबर है CD के, CD बराबर है EF के, EF बराबर है GH के। यानी अगर वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन होगी तो तटस्थ वक्र 45 डिग्री पर गिरती हुई रेखा की बात होगा। तो ये देखिए प्रतिस्थापन वस्तु है तो तटस्थ वक्र 45 डिग्री पर होगा। और देखिए अगर वस्तु पूर्ण पूरक है, पूर्ण पूरक, सेकंड देखिए पूर्ण पूरक, पूर्ण पूरक वस्तुओं का मतलब एक वस्तु लेंगे तो दूसरी वस्तु आपको लेनी ही पड़ेगी, तो हम बोलेंगे वस्तु में पूर्ण पूरक है। पूर्ण पूरक जैसे दाएं हाथ का ग्लव्स के साथ बाएं हाथ का ग्लव्स लेना पड़ेगा, आपने एक पैर का जूता लिया तो आपको दूसरे पैर का जूता लेना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो होगा उसको बोलेंगे पूर्ण पूरक वस्तु। तो देखिए पूर्ण पूरक वस्तु में तटस्थ वक्र किस प्रकार का होगा, ये देखिए दाएं पैर का जूता और इधर मैं लेता हूं बाएं पैर का जूता। देखिए मेरे पास बाएं पैर का एक जूता है, दाएं पैर के मेरे पास खूब सारे, वो संतुष्टि बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी। मेरे पास बाएं पैर का एक ही जूता है, दाएं पैर के 2 हो 4 हो 6 हो, मेरी संतुष्टि बढ़ने वाली नहीं है। या मेरे पास दाएं पैर का एक ही जूता है, बाएं पैर के खूब सारे भी हो, तो मेरी संतुष्टि बढ़ने वाली नहीं है। तो ये जो है इसके हर बिंदु पर संतुष्टि बराबर होगी। तो ये पूर्ण पूरक की स्थिति में
समकोण आकार का तटस्थ वक्र होगा। क्लियर? ये इस प्रकार के तटस्थ वक्र होंगे IC2, IC3। तो अगर वस्तु में पूर्ण पूरक है तो तटस्थ वक्र क्या होगा? समकोण आकार का होगा। और वस्तु पूर्ण प्रतिस्थापन है तो एक सीधी नीचे गिरती हुई रेखा की बात होगा। ये कुछ परिस्थितियों में तटस्थ वक्र का आकार भिन्न भी हो सकता है, ये हमने डिस्कस किया। इसके अलावा देखिए 11वीं विशेषता करते हैं से तटस्थ वक्र की 11वीं विशेषता हम ये ले सकते हैं कि तटस्थ वक्र पर एक उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होगा जहां तटस्थ वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता है। तो ये बोलते हैं तटस्थ वक्र पर एक उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होगा। इसके बारे में अलग से वीडियो बना रखा है। बिंदु पर होगा जहां तटस्थ वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता है। इसको समझेंगे, करता है। तो देखिए ये बजट रेखा है, ये IC1 वक्र है, कम संतुष्टि को बताता है, खर्चा बराबर है। ये IC2 थोड़ी उससे ज्यादा संतुष्टि को बताता है। ये IC3 इससे ज्यादा संतुष्टि को बताता है। IC4 पर और संतुष्टि ज्यादा है। अब P बिंदु, Q बिंदु, R बिंदु, S बिंदु, T बिंदु, U बिंदु। U बिंदु पर तो जा नहीं सकता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है। तो वह P, Q, R, S, T इन सब में खर्चा बराबर है, जैसा कि हमने पहले से बताया। तो वह R बिंदु पर संतुलन में होता है, यानी एक उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होगा जहां तटस्थ वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता है। इस बारे में उपभोक्ता का तटस्थ वक्र पर उपभोक्ता का संतुलन नाम से एक वीडियो है। आप उसमें इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि उपभोक्ता के संतुलन की कौन कौन सी शर्तें हैं। तो हमको केवल यहाँ पर यही बताना है कि उपभोक्ता का संतुलन वहां होगा जहां स्पर्श करता है। देखिए खर्चा P, Q, S, T सब पर बराबर है, पर ये नीचे वक्र पर है। P और T IC1 पर है, Q और S IC2 पर है। R बिंदु जो कि मैक्सिमम है, इस पर संतुष्टि अधिकतम है। U पर और संतुष्टि ज्यादा है, पर उतना पैसा कंज्यूमर के पास नहीं है। तो एक उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होगा जहां तटस्थ वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता है। और लास्ट एक और विशेषता हम डिस्कस कर लेते हैं कि तटस्थ वक्र, हम एक और विशेषता इसकी बात कर लेते हैं तटस्थ वक्र की कि अगर हम देखिए एक और डिस्कस करते हैं 12, अगर हम 2 से ज्यादा वस्तु लें, 2 से अधिक वस्तुएं लेने पर तटस्थ वक्रों की सरलता समाप्त हो जाती है। देखिए अगर हम वस्तु 3 ले तो एक वस्तु आएगी एक्स एक्सिस पे, दूसरी वस्तु आएगी वाई एक्सिस पे, तीसरी वस्तु आएगी जेड एक्सिस पे। तो यहां जो तटस्थ वक्र बनेगा उसको हम समझ पाना हमारे लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए हालांकि इसमें 2 से अधिक वस्तु ली जा सकती है, पर सामान्य रूप से 2 से अधिक वस्तु लेने पर तटस्थ वक्रों की सरलता समाप्त हो जाती है। इसलिए तटस्थ वक्र का डिस्कशन करते समय 2 ही वस्तु को लिया जाता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने तटस्थ वक्र की विशेषताओं के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया कि तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, तटस्थ वक्र किसी भी अक्ष को नहीं छूते हैं, इन पे सीमांत प्रतिस्थापन की दर गिरती हुई होती है, तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं। इसी प्रकार से हमने डिस्कस किया कि तटस्थ वक्र एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। तटस्थ वक्र में ऊंचा वक्र जितना होता है वो अधिक संतुष्टि को बताता है, नीचा वक्र कम संतुष्टि को बताता है। तटस्थ वक्रों के मध्य दूरी बराबर होना आवश्यक नहीं है। अगर वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन होती है तो तटस्थ वक्र 45 डिग्री पर गिरती हुई रेखा की बात ही होता है। यदि वस्तुएं पूर्ण पूरक होती है तो तटस्थ वक्र L आकार का होता है। अगर 2 से अधिक वस्तुएं लेते हैं तो तटस्थ वक्र का जो तटस्थ वक्र है उसकी सरलता समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से तटस्थ वक्र पर एक उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां तटस्थ वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता है।
बहुत सारी विशेषताओं के हमने डिस्कस किया। आप इस वीडियो को देखें, एक बार में आपको पूरी क्लियर नहीं हो तो आप उसको दोबारा देखेंगे तो ये मानता हूं कि अच्छे से आपको ये तटस्थ वक्र की विशेषताएं आ जाएगी। और एक बार आपको तटस्थ वक्र की विशेषताएं अच्छे से आ जाएगी तो आगे जो है उपभोक्ता का संतुलन की बात करते हैं, या कीमत प्रभाव, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, हिग्स की विधि, स्लास्की की विधि, विभिन्न प्रकार के मांग वक्रों का निर्माण, ये सब चीजें आपको वहां अच्छे से समझ में आ पाएगी। थैंक यू।